दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मरता है तो उसके साथ क्या होता है? मरने के बाद दोबारा आत्मा कहां जाती है और आखिरी समय में शरीर में क्या बदलाव आते हैं? क्यों मरने के 13वें दिन 13वीं मनाई जाती है? मरने के बाद आत्मा कहां जाती है और आत्मा के साथ क्या होता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। हर कोई यही जानता है और मानता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इंसान को मौत भी एक बार ही मिलती है। मरने के बाद इंसान को दोबारा कभी जिंदगी वापस नहीं मिलती। इसीलिए मौत का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मौत ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के सारे रिश्ते एक ही पल में तोड़ देती है। जब इंसान मरता है तो वह मरने से पहले अपने बचपन से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी देख लेता है, और यह सब सिर्फ 7 मिनट के अंदर होता है। ये 7 मिनट उसके लिए एक फिल्म की तरह होते हैं, जिसमें वह अपने जीवन से जुड़ी हर याद को देखता है, जिसमें वह जिया है, और तब जाकर उसे मौत का एहसास होता है। ये बात हकीकत है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात का दावा किया है कि मरने से पहले इंसान को यह सब एक सपने के रूप में दिखाई देता है। ये देखकर इंसान को ऐसा लगता है जैसे वह अपनी पिछली जिंदगी में वापस पहुंच गया हो। यह सब होने के बाद उसका दिमाग एकदम शांत हो जाता है, जिसके बाद दिमाग में कोई हलचल नहीं रहती, न ही कुछ सोचने समझने की शक्ति रहती है, और फिर इंसान की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा कि मरने के बाद इंसान का शरीर एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि मौत से कुछ वक्त पहले ही इंसान के शरीर में हलचल होना बंद हो जाती है। इंसान को एहसास हो जाता है कि उसका जीवन यहीं खत्म होने वाला है, और इसीलिए उसका धरती से कनेक्शन यानी अर्थ सोल चक्र का कनेक्शन टूट जाता है। उसका धरती से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता। इसी वजह से मरने के बाद इंसान का शरीर ठंडा पड़ जाता है, और यही वजह है कि मरने के बाद आत्माएं जमीन पर नहीं रहती, बल्कि हवा में उड़ने लगती है। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा पैरों से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और आखिर में मुंह से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह का जीवन इंसान जीता है, उसी तरह से उसकी आत्मा निकलती है। यानी अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी आत्मा बड़ी आसानी से बिना तकलीफ के शरीर को छोड़ देती है। वहीं अगर कोई बुरा इंसान है जो लोगों के साथ बुरा करता है, तो उसकी आत्मा बड़ी तकलीफों का सामना करके निकलती है, और उसके शरीर को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मरने से पहले बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे का रंग भी एकदम पीला पड़ जाता है। यह सब आत्मा के निकलने की वजह से होता है। आत्मा इतनी आसानी से शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि इतने समय से आत्मा का शरीर के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाता है। आत्मा को भी इस शरीर की आदत पड़ जाती है। मरने के बाद आत्मा कुछ समय तक शरीर के पास ही रहती है। वह चिल्लाती है तो यह सब इंसान को महसूस होता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता और बस इन आवाजों को सुनता रहता है। ये आवाजें इंसान को शोर जैसी सुनाई देती हैं, जो उसे काफी परेशान करती हैं। आत्मा हर एक घर वाले से बात करने की कोशिश करती है, उन्हें अपनी बात बताना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अब बात आती है आत्मा की यात्रा की। ऐसा माना जाता है कि इसके लिए भगवान 2 यमदूतों को जमीन पर भेजते हैं, जो आत्मा को अपने साथ परलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। यमदूत उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं जो पापी होते हैं या फिर दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसकी आत्मा को परलोक ले जाने के लिए आते हैं। सबसे पहले आत्मा को एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है, फिर उसे परलोक का रास्ता दिखता है। लेकिन इस रास्ते से पहले आत्मा को एक नदी पार करनी होती है, जिसे बेहतरीन नदी कहा जाता है। यह नदी सामान्य नदी नहीं होती, इसमें पानी के बजाय भटकती हुई शक्तियां होती हैं। यहाँ इंसान के कर्मों का हिसाब किया जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। इसके बाद आत्मा को परलोक लाया जाता है, जहां यमराज उसका न्याय करते हैं।
यमराज आत्मा के कर्मों का हिसाब लेने के लिए चित्रगुप्त से जानकारी मांगते हैं। चित्रगुप्त के पास हर इंसान के कर्मों का पूरा लेखा जोखा होता है, जिसे वे यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आत्मा के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में स्थान दिया जाता है, लेकिन अगर उसने पाप किए हैं तो उसे नरक में डाल दिया जाता है। नरक भी 36 प्रकार के होते हैं, जहां हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को लेकर कई रहस्य और मान्यताएं प्रचलित हैं। गरुड़ पुराण में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। माना जाता है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए एक कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है और पिंडदान के माध्यम से उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जिसके सहारे वह इस यात्रा को पूरा कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें हमें कैसे पता चली। सुनने में भले ही यह किसी परिकथा जैसी लगती हो, लेकिन गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। क्या मृत्यु के बाद हमारा वजूद खत्म हो जाता है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए एक गूढ़ पहेली बना हुआ है। क्या हम पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं या किसी नए रूप में जीवन पाते हैं? क्या कोई दिव्य शक्ति हमारे भीतर है जो शरीर के बेजान हो जाने के बाद भी जीवित रहती है? विज्ञान भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। आधुनिक भौतिकविद और शोधकर्ता इस सवाल के उत्तर के करीब पहुंच रहे हैं कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। जब मैं 6 साल का था तब मेरी दादी का निधन हुआ। मैं यह समझ ही नहीं पाया कि कल तक जो जीवित थीं वे आज अचानक चली गईं। क्या वे हमेशा के लिए समाप्त हो गईं या किसी नए रूप में जीवित हैं? हिंदू, ईसाई और इस्लामी धर्मों में मान्यता है कि अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे लोग नरक में। कुछ मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा किसी अन्य संसार में प्रवेश करती है या पुनर्जन्म लेती है। इन सब के मूल में यह विचार निहित है कि शरीर केवल आत्मा का एक आवरण है और आत्मा अमर है। क्या यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है? इस सवाल पर वैज्ञानिक शोध जारी है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एबेन अलेक्जेंडर, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर रह चुके हैं, इस विषय पर अध्ययन कर चुके हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर को अचानक एक दुर्लभ बीमारी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गई, जिससे वे गहरे कोमा में चले गए। उनके अनुसार यह बीमारी दिमाग की बाहरी परत पर गंभीर प्रभाव डालती है। उन्होंने अपने एमआरआई स्कैन के आधार पर बताया कि उनके दिमाग की बाहरी परत पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी थी। मेडिकल साइंस के अनुसार ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति के बचने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन 7 दिन तक मृत्यु जैसी स्थिति में रहने के बाद वे अचानक होश में आ गए। यह अपने आप में एक चमत्कार था। 1 महीने के भीतर वे पूरी तरह ठीक हो गए। कोमा के दौरान उनकी रहस्यमयी अनुभूति डॉक्टर अलेक्जेंडर ने बताया कि कोमा के दौरान उन्होंने एक अलग ही दुनिया का अनुभव किया। उन्हें ऐसा लगा कि वे किसी दिव्य स्थान पर पहुंच गए हैं, जहां असीम प्रकाश और शांति थी। वहां कुछ रहस्यमयी प्राणी थे जो उनसे कह रहे थे, तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ है। उनके इस अनुभव ने मृत्यु के बाद जीवन के रहस्य को और गहरा कर दिया। क्या विज्ञान मृत्यु के बाद जीवन को सिद्ध कर सकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद जीवन की पुष्टि करना अभी भी एक चुनौती है, लेकिन हजारों लोगों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिनमें उन्होंने मृत्यु के करीब पहुंचकर एक अलग दुनिया को महसूस किया। कुछ ने रोशनी देखी, कुछ ने दिव्य प्रेम और शांति का अनुभव किया, तो कुछ ने अपने मृत परिजनों से मिलने का दावा किया। इस रहस्य का उत्तर अभी भी विज्ञान और अध्यात्म की गहराइयों में छिपा हुआ है, लेकिन यह सच है कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका सामना हमें एक न एक दिन करना ही होगा। मुझे ठीक ठीक याद है कि जब मैं कोमा में था तब मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। सब कुछ धुंधला, भूरा, लाल और काला सा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरे सिर पर कोई बोझ आ गया हो और मैं बहुत लंबे समय से वहीं पड़ा हुआ हूं। मुझे अपनी जिंदगी की कोई याद नहीं थी, न कोई शब्द, न ही मेरी आवाज बची थी। मैं नहीं जानता था कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था, लेकिन फिर
इस अंधकार के बीच मुझे धीरे धीरे एक धीमा संगीत सुनाई देने लगा। वह संगीत फैलता गया और उसके साथ ही वह मनहूस खालीपन और अंधेरा भी खत्म होने लगा। अचानक मैंने खुद को एक बेहद खूबसूरत वादी में पाया। मुझे अपने शरीर का कोई एहसास नहीं हो रहा था, न हाथों का, न पैरों का। फिर भी मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं किसी तितली के पंख पर मौजूद एक नन्हा सा कण हूं। वह जगह इतनी अद्भुत थी कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। वहां लाखों तितलियां मेरे आसपास मंडरा रही थीं और वे सब मिलकर सुंदर आकृतियां बना रही थीं। फिर हम सब इस ब्रह्मांड को छोड़कर एक और लोक में प्रवेश कर गए, जिसे मैंने खीर लोक नाम दिया। वह स्थान इतना विशाल था कि उसका कोई और छोर नहीं दिख रहा था। वहां हल्का अंधेरा था, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर जैसी एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने पूरे ब्रह्मांड की झलक हो। यह स्पष्ट था कि वे सभी ब्रह्मांड एक बहुत बड़े अस्तित्व का हिस्सा थे। मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों के समान अनुभव मुझे जो अनुभव हुआ, वही पहले भी लाखों करोड़ों लोगों को हो चुका है जो मृत्यु के द्वार से लौटकर आए हैं। लगभग सभी लोग ऐसे ही अनुभव साझा करते हैं, लेकिन विज्ञान अभी तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है। प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर एबेन अलेक्जेंडर के अनुसार यह अनुभव किसी को भी समझाना बहुत कठिन था। उनका वैज्ञानिक मस्तिष्क इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने न्यूरोफिजियोलॉजी और न्यूरोएनाटॉमी से संबंधित कई मॉडल बनाए, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कोमा से लौटने के बाद इतनी स्पष्ट यादें मेरे मन में कहां से आईं। विज्ञान इस रहस्य को हल नहीं कर पाया। डॉक्टर अलेक्जेंडर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके अनुभव का कोई स्पष्ट न्यूरोफिजियोलॉजिकल स्पष्टीकरण नहीं है। यह अनुभव इतना गहरा था कि उसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने मृत्यु के करीब पहुंचे 1000 से अधिक लोगों के अनुभवों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अधिकांश लोग मृत्यु के करीब पहुंचकर अत्यधिक शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया है और एक चमकती हुई रोशनी उनकी ओर खींचने लगती है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने किसी फरिश्ते या देवता को देखा जिसे वे पहचान नहीं सके। कुछ इसे ईश्वर की उपस्थिति मानते हैं, तो कुछ इसे एक अज्ञात महाशक्ति का रूप समझते हैं। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? यह रहस्य आज भी विज्ञान और अध्यात्म के बीच उलझा हुआ है। लेकिन मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों के अनुभव हमें यह संकेत देते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। शायद हमारे ब्रह्मांड के परे भी कोई दूसरी दुनिया मौजूद है जहां हमारा असली वजूद जारी रहता है। कई वैज्ञानिक इन दावों को नहीं मानते। उनका कहना है कि यह केवल मरते हुए दिमाग का भ्रम है जो अत्यधिक शारीरिक तनाव के कारण उत्पन्न होता है। जब हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो ऐसी अनुभूतियां हो सकती हैं। पायलट्स पर हुआ प्रयोग 1970 के दशक में अमेरिका में एक अनजाने प्रयोग के दौरान इस सिद्धांत को मजबूती मिली। वैज्ञानिकों ने कुछ पायलटों को सेंट्रीफ्यूज घूर्णनशील मशीन में तेजी से घुमाया, जिससे उनके शरीर पर जबरदस्त जी फोर्स पड़ा। इस कारण उनके शरीर का अधिकांश रक्त पैरों की ओर चला गया और उनके दिमाग में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। होश में आने के बाद कई पायलटों ने बताया कि उन्होंने एक तेज चमकती रोशनी देखी और कुछ ने कहा कि वे अपने शरीर से बाहर निकलकर ऊपर से खुद को देख रहे थे। ये अनुभव काफी हद तक उन लोगों के अनुभवों से मेल खाते थे जो मौत के करीब पहुंचकर लौटे थे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर था। इन पायलटों ने अपने मृत रिश्तेदारों या किसी दिव्य शक्ति को नहीं देखा था, जैसा कि मृत्यु के करीब पहुंचे लोग दावा करते हैं। क्या यह केवल मस्तिष्क की रचना है? इस तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक बड़ी समस्या यह है कि जब मस्तिष्क इतनी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा होता है, तो वह जटिल विचारों और यादों को कैसे उत्पन्न कर सकता है? यदि मृत्यु के निकट के अनुभव केवल मस्तिष्क का भ्रम होते, तो वे इतने स्पष्ट और संरचित नहीं होते। तो क्या ये अनुभव केवल मस्तिष्क की आखिरी हलचल होते हैं, या फिर वे इस बात का संकेत हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ और है?
इस रहस्य को सुलझाने के लिए विज्ञान को गहराई से शोध करने की आवश्यकता है। यह सवाल केवल मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चेतना के गूढ़ रहस्य से भी जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों के लिए यह समझना कठिन है कि चेतना क्या होती है, यह कहां से आती है और मृत्यु के बाद यह कहां चली जाती है। एरिज़ोना विश्वविद्यालय में क्वांटम स्टडीज के विशेषज्ञ डॉ. स्टुअर्ट हैमरॉफ और ब्रिटिश वैज्ञानिक सर रोजर पेनरोज ने चेतना को लेकर एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या मस्तिष्क एक क्वांटम कंप्यूटर है? उन्होंने दावा किया कि हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं के भीतर माइक्रोट्यूब्यूल्स नामक सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जो कोशिकाओं की बनावट और कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती हैं। उनका मानना है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किसी क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करते हैं और हमारी चेतना को नियंत्रित करते हैं। अगर यह सिद्धांत सही है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारी चेतना केवल हमारे शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी बड़ी ब्रह्मांडीय प्रणाली से जुड़ी हो सकती है। क्या मृत्यु के बाद चेतना बनी रहती है? अगर मस्तिष्क सच में एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है, तो यह संभव है कि हमारी चेतना मृत्यु के बाद भी किसी रूप में बनी रहती हो। यह ब्रह्मांड की उन गहरी सच्चाइयों में से एक हो सकती है जिन्हें विज्ञान अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग इसे केवल मस्तिष्क का भ्रम मानते हैं, जबकि अन्य इसे मृत्यु के बाद जीवन का संकेत समझते हैं। लेकिन एक बात तय है, हमारी चेतना और अस्तित्व का यह रहस्य विज्ञान के सबसे जटिल प्रश्नों में से एक बना रहेगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम करने का तरीका आम कंप्यूटर से अलग होता है। यदि हम मस्तिष्क को देखें, तो यह दो हिस्सों में विभाजित होता है। आमतौर पर मस्तिष्क की छवियों में अलग अलग न्यूरॉन्स का एक समूह दिखाई देता है। जब एक न्यूरॉन सक्रिय होता है, तो वह अपने आसपास के अन्य न्यूरॉन्स को संकेत भेजता है, जिससे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। मिसाल के तौर पर, यदि एक न्यूरॉन सक्रिय होता है, तो उसके पड़ोसी न्यूरॉन्स भी क्रमशः सक्रिय हो जाते हैं और यह संकेत पूरे मस्तिष्क में फैल जाता है। यह प्रक्रिया यह समझने में मदद करती है कि हमारा मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। सामान्य कंप्यूटर में सूचनाएं एक निश्चित मार्ग के माध्यम से प्रवाहित होती हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के माइक्रोस्कोपिक घटक एक रहस्यमय प्रक्रिया के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, जिसे एंटेंगलमेंट कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्वांटम प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क की चेतना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि मस्तिष्क के किसी एक हिस्से में कोई गतिविधि होती है, तो उसका प्रभाव मस्तिष्क के अन्य हिस्सों पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक हैमरॉफ और पेनरोज का कहना है कि जब किसी न्यूरॉन के माइक्रोट्यूब्यूल्स में परिवर्तन होता है, तो यह प्रभाव अन्य न्यूरॉन्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स तक भी पहुंच सकता है। क्या चेतना ब्रह्मांड से जुड़ी है? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष के प्रत्येक बिंदु में कोई न कोई जानकारी मौजूद रहती है। भले ही वह स्थान खाली हो, फिर भी उसमें सूचनाओं का भंडार होता है। ब्रह्मांड की यह संरचना दर्शाती है कि जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रैखिक सीधी रेखा के रूप से नहीं बहती, बल्कि सभी स्थानों पर आपस में जुड़ी होती है। यदि एक स्थान पर कुछ होता है, तो उसका प्रभाव कहीं और भी महसूस किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद जानकारी मस्तिष्क से बाहर भी जा सकती है और ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित कर सकती है। क्या चेतना मृत्यु के बाद भी बनी रहती है? यदि चेतना केवल न्यूरॉन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है, तो यह संभव है कि मृत्यु के बाद भी चेतना किसी न किसी रूप में बनी रहती हो। हैमरॉफ के अनुसार आत्मा न्यूरॉन्स की तुलना में कहीं अधिक बुनियादी चीजों से बनी होती है। उनका मानना है कि आत्मा की संरचना उसी तत्व से हुई है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। यह विचार हिंदू दर्शन और अन्य आध्यात्मिक मान्यताओं से मेल खाता है, जहां चेतना को ब्रह्मांड का एक मूल तत्व माना गया है। यदि चेतना वास्तव में एक क्वांटम प्रक्रिया का हिस्सा है, तो यह संभव हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी चेतना किसी अन्य रूप में अस्तित्व बनाए रखे। मृत्यु के बाद क्या होता है? यदि चेतना ब्रह्मांड में हर जगह फैली हुई है,
तो यह विचार जन्म लेता है कि मृत्यु केवल शारीरिक अंत हो सकता है, लेकिन चेतना किसी अन्य रूप में बनी रह सकती है। यह रहस्य आज भी विज्ञान और दर्शन के बीच बहस का विषय बना हुआ है। क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है या यह केवल मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है? यह सवाल विज्ञान के सबसे जटिल और रहस्यमयी विषयों में से एक बना रहेगा। मान लीजिए कि किसी मरीज का हृदय धड़कना बंद कर देता है, रक्त संचार रुक जाता है और उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स अपनी क्वांटम अवस्था खो बैठते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद क्वांटम जानकारी नष्ट नहीं हो सकती। यह जानकारी ब्रह्मांड में समाहित हो जाती है। यदि मरीज को पुनर्जीवित किया जाता है तो यह क्वांटम जानकारी माइक्रोट्यूब्यूल्स में वापस आ जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग मृत्यु के करीब पहुंचकर लौटने के बाद कहते हैं कि उन्होंने एक चमकदार सफेद रोशनी देखी, एक लंबी सुरंग में प्रवेश किया या अपने दिवंगत परिजनों से मुलाकात की। लेकिन यदि मरीज की मृत्यु हो जाती है तो संभव है कि यह क्वांटम जानकारी हमेशा के लिए ब्रह्मांड में बनी रहे, एक आत्मा के रूप में। कई वैज्ञानिकों के लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि आत्मा वास्तव में ब्रह्मांड से जुड़ा एक क्वांटम कंप्यूटर हो सकती है। लेकिन हैमरोफ के अनुसार हाल के शोध इस विचार को समर्थन दे रहे हैं। क्वांटम प्रभावों के माध्यम से जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित होते देखा गया है, जैसे कि पक्षियों की उड़ान, प्रकाश संश्लेषण और मनुष्यों की सूंघने की शक्ति। क्या चेतना को मापा जा सकता है? अब तक कोई भी इस विचार को पूरी तरह से खारिज नहीं कर पाया है और पिछले 15 वर्षों में इस सिद्धांत के समर्थन में नए प्रमाण मिलते जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अभी तक यह नहीं जानते कि चेतना कहां से उत्पन्न होती है और मृत्यु के बाद कहां चली जाती है। यदि हमारे पास चेतना को मापने का कोई तरीका होता तो शायद हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते। वैज्ञानिक अब इस दिशा में शोध कर रहे हैं ताकि हमारे मस्तिष्क में बनने वाले मेंटल पैटर्न, मानसिक संरचनाएं समझे जा सकें और यह पता लगाया जा सके कि हम बनाने वाली चीज आखिर क्या है। मानव मस्तिष्क का रहस्य मानव मस्तिष्क आकार में बहुत बड़ा नहीं होता। यह मात्र 1.25 किलोग्राम का जैविक ऊतक है, लेकिन यह ऐसे विचारों को जन्म दे सकता है जो दुनिया को बदल सकते हैं। यही कारण है कि यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या मस्तिष्क में आत्मा होती है, और यदि हां तो वह आती कहां से है? क्या चेतना केवल मस्तिष्क की उपज है या यह एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती है? क्या यह मृत्यु के बाद भी बनी रहती है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजना आसान नहीं है, क्योंकि मृत्यु कभी पूर्व सूचना देकर नहीं आती। मृत्यु और नींद, चेतना के बीच संबंध मृत्यु के एक रूप से हम हर दिन परिचित होते हैं, नींद। जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना अस्थायी रूप से विलुप्त हो जाती है। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जूलियो टोनी इस बात पर शोध कर रहे हैं कि जब हम अचेत होते हैं तो मस्तिष्क में क्या बदलाव आते हैं। उनका मानना है कि हमारी चेतना का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से एक दूसरे के साथ कितनी जानकारी साझा कर रहे हैं। गहरे अनुभवों से मस्तिष्क में अधिक जटिल संरचनाएं विकसित होती हैं। क्या चेतना का एक आकार होता है? टोनी के अनुसार चेतना को मापा जा सकता है। वे इसे जानकारी के विशेष रूप से जोड़ते हैं। यह विचार दर्शाता है कि चेतना का भी एक अद्वितीय स्वरूप होता है, ठीक वैसे ही जैसे आग की लपटें हमेशा एक अनोखा और गतिशील आकार लेती हैं। जहां तक मस्तिष्क में बनने वाले संरचनात्मक पैटर्न की बात है, तो वे एक ऐसी चीज से बने होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक सूचनात्मक संरचनाएं कहते हैं। लेकिन यह संरचनाएं आंतरिक चेतना के प्रभाव से बदलती रहती हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अनोखा और अलग होता है। मानव मस्तिष्क के भीतर चेतना उत्पन्न होती है, लेकिन इसे सक्रिय रहने के लिए विभिन्न कारकों की आवश्यकता होती है। यह समझना कि चेतना किसी भी समय सक्रिय है या नहीं, केवल ब्रेन स्कैन से जानकारी प्राप्त करने की तुलना में कहीं अधिक जटिल कार्य है। इस विषय पर शोध करने के लिए जूलियो टोनी और उनकी टीम ने बिना सपनों वाली गहरी नींद का अध्ययन करने के लिए एक संपूर्ण प्रयोगशाला तैयार की। उन्होंने यह जानने के लिए एक प्रयोग किया
कि जब हमारी चेतना अस्थायी रूप से चली जाती है तो मस्तिष्क में क्या बदलाव होते हैं। न्यूरोलॉजी में यह प्रयोग ठीक वैसा ही है जैसे किसी अंधेरे घर का दरवाजा खटखटाकर यह देखना कि अंदर कोई मौजूद है या नहीं। इस अध्ययन में ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन नामक तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे मस्तिष्क के ऊपरी भाग में हल्का विद्युत प्रवाह भेजा जाता है, जिससे न्यूरॉन्स की गतिविधि को मापा जा सके। कैसे किया गया प्रयोग? शोधकर्ताओं ने सबसे पहले एक जागरूक व्यक्ति पर यह प्रयोग किया। उसके सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए गए ताकि मस्तिष्क की गतिविधि को मापा जा सके। फिर उसके सिर के ऊपर एक चुंबकीय कॉइल रखा गया। तेजी से एक स्विच दबाया गया जिससे विद्युत प्रवाह उत्पन्न हुआ और यह 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक मस्तिष्क में एक तरंग भेजता है। इस झटके से मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से में हलचल होती है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को संकेत भेजते हैं, जिससे मस्तिष्क के अन्य भाग भी सक्रिय हो जाते हैं। न्यूरॉन्स की यह हलचल मस्तिष्क के लगभग 1/3 हिस्से में फैल जाती है और 1 सेकंड के 1/3 भाग तक जारी रहती है। इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति जागरूक होता है तो उसके मस्तिष्क में सक्रियता होती है और यह पूरे मस्तिष्क में समन्वय बनाए रखता है। जब मस्तिष्क नींद में होता है तो क्या बदलता है? अब वैज्ञानिकों ने वही प्रक्रिया एक ऐसे व्यक्ति पर दोहराई जो गहरी नींद में था। जब व्यक्ति सो रहा था तो फिर से दिमाग को विद्युत तरंग दी गई। इस बार भी मस्तिष्क में हलचल हुई, लेकिन वह पूरे दिमाग में नहीं फैली। जैसे ही विद्युत तरंग समाप्त हुई, न्यूरॉन्स की हलचल भी समाप्त हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि सोते समय मस्तिष्क अलग अलग हिस्सों में सक्रिय तो रहता है, लेकिन वह अपने बाकी हिस्सों के साथ सूचना साझा करने में असमर्थ होता है। चेतना का संचार और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली टोनी के अनुसार, जब हम जागते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक जटिल नेटवर्क की तरह काम करता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई बड़ी बैठक चल रही हो, जहां अलग अलग लोग आपस में चर्चा कर रहे हों और निर्णय ले रहे हों। लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं तो यह बैठक समाप्त हो जाती है। सभी न्यूरॉन्स अपने अपने घर चले जाते हैं, जिससे कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। नींद के दौरान मस्तिष्क की सूचना साझा करने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। यह दर्शाता है कि हमारी चेतना तभी सक्रिय होती है जब मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से आपस में समन्वय स्थापित करते हैं। इस शोध का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, टोनी और उनकी टीम का यह अध्ययन जल्द ही चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस तकनीक की मदद से कोमा में गए मरीजों की चेतना का स्तर मापा जा सकेगा। यदि कोई मरीज कोमा में है और उसकी आंखें खुली हुई हैं, तो यह पता लगाना कठिन होता है कि वह वास्तव में कुछ समझ पा रहा है या नहीं। लेकिन इस तकनीक से डॉक्टर यह जान पाएंगे कि उसका मस्तिष्क सक्रिय है या नहीं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जिनके प्रियजन कोमा में हैं। जब किसी का बेटा, पत्नी या माँ कोमा में हो और उनकी आंखें खुली हों, लेकिन यह न पता चले कि वे सच में कुछ समझ रहे हैं या नहीं, तो यह तकनीक उन्हें उम्मीद दे सकती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में वैज्ञानिक केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। जब हम कहते हैं कि चेतना उत्पन्न होने के लिए एक अत्यंत जटिल प्रणाली की आवश्यकता होती है, तो यह तर्क कुछ हद तक सही प्रतीत होता है। लेकिन यदि इस सिद्धांत को व्यापक रूप से देखा जाए तो इंटरनेट भी एक जटिल प्रणाली है। इसी प्रकार शतरंज का खेल भी अत्यधिक जटिल होता है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि इनमें भी चेतना होती है? स्पष्ट रूप से अधिकांश जटिल प्रणालियां चेतना उत्पन्न नहीं करती। बहुत ही कम ऐसी संरचनाएं हैं जिनसे सच में चेतना उत्पन्न होती है। क्या चेतना के मूल तक पहुंचा जा सकता है? चेतना उत्पन्न करने के लिए कुछ विशिष्ट मात्राएं और गिने चुने ढांचों की आवश्यकता होती है। संभवतः हमारे न्यूरॉन्स और उनके जटिल नेटवर्क की बनावट ही ऐसी है कि वे चेतना को जन्म दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे चेतना के मूल तक पहुंचा जा सके? क्या आत्मा और ज्ञान एक ही चीज हैं?
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने मानव आत्मा को खोज निकाला है और यह भी समझ लिया है कि जब हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। आत्मा का अस्तित्व और उसका भार आत्मा क्या होती है, क्या यह मात्र एक ऊर्जा क्षेत्र है या कोई ऐसी वस्तु जिसे देखा या मापा जा सकता है। सन 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने दावा किया था कि आत्मा का वजन लगभग 21 ग्राम होता है। उन्होंने यह निष्कर्ष अपने उन प्रयोगों से निकाला था जिसमें उन्होंने मरते हुए मरीजों का वजन उनकी मृत्यु से पहले और बाद में तौला था। हालांकि आज तक किसी अन्य वैज्ञानिक ने उनके इस प्रयोग को दोहराकर सत्यापित नहीं किया है। कारण यह है कि आत्मा को मापने या तौलने का कोई ठोस तरीका मौजूद नहीं है। हमारी भौतिक सत्ता ब्रह्मांडीय तत्वों से बनी होती है। हमारे शरीर के प्रत्येक परमाणु करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर पुनर्नवीनीकरण होते रहे हैं। किसी मृत व्यक्ति के शरीर के परमाणु पेड़ों और पौधों में चले जाते हैं, वहां से वे समुद्र तक पहुंचते हैं और फिर से किसी अन्य जीव के शरीर का हिस्सा बनते हैं। इस पुनरावृत्ति की प्रक्रिया में संभावना है कि आपकी जांघ की हड्डी का कोई परमाणु कभी क्लियोपेट्रा के निचले होठों का हिस्सा रहा हो, लेकिन यह पुनरावृत्ति केवल परमाणु स्तर तक सीमित नहीं है। सेलुलर स्तर पर भी यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हमारे शरीर में प्रत्येक घंटे 1 अरब नए कोशिकाएं बनती हैं। इसका अर्थ यह है कि हर 10 साल में हमारे शरीर की लगभग सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं। बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर क्रिस्टोफ कोच के अनुसार हमारी बनावट केवल परमाणुओं या कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से नहीं बनती, बल्कि यह मस्तिष्क की जटिल संरचना पर निर्भर करती है। इंसानी मस्तिष्क पूरे ब्रह्मांड में सबसे जटिल संरचना है। लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब ये न्यूरॉन्स बड़े पैमाने पर एक दूसरे के साथ संचार करते हैं तो एक जटिल नेटवर्क बनता है, जिससे सोचने समझने की शक्ति और चेतना उत्पन्न होती है। हमारी आत्मा, खुशी, दुख, दर्द और इच्छाएं, ये सभी भावनाएं हमारे न्यूरॉन्स की सामूहिक गतिविधि का परिणाम है। क्या अमृता संभव है? यदि यह सच है कि हमारा अस्तित्व मात्र एक जटिल नेटवर्क का परिणाम है, तो इसका अर्थ यह भी होगा कि हमारी चेतना स्थायी नहीं है। यदि चेतना केवल न्यूरॉन्स की आपसी बातचीत से उत्पन्न होती है, तो जब न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, तब चेतना भी समाप्त हो जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार अमृता की कोई संभावना नहीं बचती, क्योंकि चेतना केवल तब तक ही अस्तित्व में रहती है जब तक मस्तिष्क सक्रिय रहता है। हर अनुभव के साथ हम थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं। कुछ अनुभव हमें अधिक बदलते हैं तो कुछ कम, इसलिए कुछ भी स्थायी रूप से एक जैसा नहीं रहता। उम्र के साथ न केवल हमारे शरीर में बदलाव आता है, बल्कि हमारी व्यक्तित्व भी बदलती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अनुसार ही हमारी पर्सनैलिटी विकसित होती है। आत्मा एक वास्तविकता या मात्र एक भ्रम? जो लोग भौतिकवादी दृष्टिकोण को मानते हैं, वे तर्क देते हैं कि आत्मा महज एक धारणा है जो हमारे मस्तिष्क के जटिल नेटवर्क से उत्पन्न होती है। उनके अनुसार आत्मा कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली का परिणाम मात्र है। जब हमारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है तो हमारी चेतना भी समाप्त हो जाती है। जब मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल गतिविधि रुक जाती है तो न्यूरॉन्स फायरिंग करना बंद कर देते हैं। इस स्थिति में आत्मा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह केवल हमारे मस्तिष्क की जैविक क्रियाओं पर निर्भर करती है। मृत्यु के बाद जीवन की संभावना? हालांकि प्रसिद्ध सकारात्मक वैज्ञानिक डगलस मृत्यु के बाद जीवन की संभावना को पूरी तरह नकारते नहीं हैं। उनका कहना है कि मृत्यु होते ही आत्मा तुरंत समाप्त नहीं होती। जब मैं भौतिकी में स्नातक कर रहा था तो मेरे एक प्रोफेसर थे जिन्हें मैं बहुत पसंद करता था। वे अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति थे और उनका मानना था कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जो अभी तक विज्ञान द्वारा खोजे नहीं गए हैं। वे मानते थे कि यही कण हमारी आत्मा और चेतना के आधार हैं। मस्तिष्क मानसिक प्रक्रियाओं का जटिल मॉडल। डगलस ने मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को समझने के लिए मानसिक प्रक्रियाओं का एक मॉडल विकसित किया। उनका शोध इस पर केंद्रित था
कि लोग किस प्रकार सोचते हैं और अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं। उनका कहना था कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारे दिमाग में प्रत्येक वस्तु की एक मानसिक छवि बनती है। उदाहरण के लिए, यदि मैं एक प्रसिद्ध इमारत की बात करूं तो मेरे दिमाग में उसकी स्पष्ट छवि बनी होगी, क्योंकि मैंने उसे कई बार देखा है। जानवरों में दिमागी नक्शे बनाने की क्षमता, सभी जीव अपने वातावरण का एक दिमागी नक्शा बनाते हैं। मधुमक्खी को सूर्य और अपने छत्ते की स्थिति का ज्ञान होता है। समुद्री मछलियां समुद्री धाराओं की जटिल संरचना में अपना मार्ग खोज लेती हैं। बबून बंदर अपने समूह में सामाजिक पदानुक्रम को पहचानता है। मनुष्य अपने अनुभवों के आधार पर न केवल अपने आसपास की दुनिया की छवि बनाता है, बल्कि यह भी समझता है कि वह कौन है और क्या है। हमारी यह आत्म परिभाषा केवल मानसिक और सामाजिक अनुभवों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें हमारे शरीर की बनावट और उसकी विशेषताएं भी शामिल होती हैं। इसीलिए हमारी पहचान समय के साथ बदलती रहती है और हम हर अनुभव के साथ एक नए रूप में ढलते जाते हैं। हमारे 2 हाथ होते हैं और हर हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। हमारा शरीर एक निश्चित संरचना में विकसित होता है। हम बास्केटबॉल खेलते हैं, हॉट शॉट्स लगाने में माहिर होते हैं और इन सब चीजों से हम अपने बारे में एक आत्म छवि बना लेते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हम कौन हैं। इस दुनिया की इसी मानसिक छवि में स्वयं को जोड़कर हम इसे एक प्रकार का मेंटल फीडबैक लूप कह सकते हैं। जब आप किसी टेलीविजन कैमरे को किसी स्क्रीन की ओर घुमाते हैं तो स्क्रीन पर खुद स्क्रीन दिखाई देने लगती है। यह एक जटिल विजुअल पैटर्न बनाता है जिसमें सिस्टम अपनी ही छवि उत्पन्न कर रहा होता है। इसी आधार पर आत्मा एक उभरती हुई मानसिक प्रक्रिया हो सकती है जो देखने, सुनने और अनुभव से निर्मित होती है। क्या आत्मा केवल इंसानों तक सीमित है? अगर चेतना केवल एक मानसिक फीडबैक लूप है तो यह सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित क्यों हो? किसी भी जटिल नेटवर्क में आत्मा उत्पन्न हो सकती है, चाहे वह नेटवर्क किसी भी पदार्थ से बना हो। इसीलिए आज वैज्ञानिक आत्मा निर्माण की दिशा में प्रयोग कर रहे हैं, जो अब तक केवल ईश्वर का कार्य माना जाता था। क्या आत्मा शरीर से अलग होती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा शरीर से परे होती है और शरीर केवल उसका अस्थायी आवास है। लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार जिसे हम आत्मा कहते हैं वह असल में दिमागी कनेक्शन से बनी एक जटिल नेटवर्क प्रणाली है जो लाखों वर्षों में विकसित हुई है। यदि यह सही है तो क्या होगा जब हम इंसानी दिमाग की एक सटीक प्रतिकृति बना लेंगे? क्या उस कृत्रिम दिमाग में भी आत्मा होगी? ब्रिटेन सहित दुनिया भर की वैज्ञानिक टीमें इंसानी दिमाग की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में जुटी हैं। यह एक बेहद जटिल कार्य है, क्योंकि इंसानी दिमाग पूरे ब्रह्मांड में सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पूरे दिमाग की मैपिंग में दशकों का समय लग सकता है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। न्यूरॉन्स से निर्मित कृत्रिम दिमाग जॉर्जिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर स्टीव पॉटर दिमाग को सिर्फ डिजाइन नहीं कर रहे, बल्कि इसे बना भी रहे हैं। वे चूहे के भ्रूण से न्यूरॉन्स निकालकर इलेक्ट्रोड्स से जोड़ते हैं। इन न्यूरॉन्स को एक मल्टी इलेक्ट्रोड प्लेट पर रखा जाता है, जहां वे आपस में कनेक्शन बनाते हैं। धीरे धीरे न्यूरॉन्स एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और वैज्ञानिक कैल्शियम सेंसिटिव डाइस के जरिए इस गतिविधि को ट्रैक करते हैं। जब न्यूरॉन्स एक नेटवर्क बना लेते हैं तो इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से इन्हें जानकारी दी जाती है। आधा जीवित, आधा मशीन हाइब्रिड दिमाग। पॉटर की टीम ने एक ऐसा हाइब्रिड दिमाग विकसित किया है जिसमें जिंदा न्यूरॉन्स और मशीनरी का मिश्रण है। इस हाइब्रिड दिमाग को एक रोबोट से जोड़ा गया, जिससे यह अपनी बॉडी को नियंत्रित कर सकता है। इसका दिमाग एक रेफ्रिजरेटर में रखा होता है, लेकिन इसका रोबोटिक शरीर स्वतंत्र रूप से हरकत कर सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर न्यूरॉन्स की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यह रोबोट अपनी बॉडी लैंग्वेज से रास्ता ढूंढना और सीखना शुरू कर देता है। क्या हाइब्रिड दिमाग में चेतना संभव है? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या यह हाइब्रिड दिमाग भी चेतना प्राप्त कर सकता है? अगर चेतना मात्र एक नेटवर्क की विशेषता है
तो जब हम पर्याप्त रूप से जटिल कृत्रिम नेटवर्क बना लेंगे तब शायद यह भी चेतन हो जाएगा। तो क्या हम पहले से ही चेतन कृत्रिम प्रणालियां बना चुके हैं? इसका उत्तर हो सकता है हाँ। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम चेतन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बहुत करीब हैं, और यदि चेतना केवल न्यूरॉन्स के कनेक्शन से उत्पन्न होती है तो जल्द ही हम इसे कृत्रिम रूप से भी बना सकेंगे। अगर कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने इनपुट स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर रही है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दे रही है, तो यह उसके विकास की केवल शुरुआत हो सकती है। उसके दिमागी ऊतक और कंप्यूटर के बीच एक जटिल अंतःक्रिया हो रही है जो उच्च स्तर की अनुभूति को जन्म दे सकती है। लेकिन क्या यह चेतना वास्तव में इंसानी चेतना की तरह होगी? कल्पना कीजिए कि किसी दिन कोई हाइब्रिड मशीन या कंप्यूटर अचानक से यह समझ जाए कि वह क्या है और कौन है। यदि ऐसा हुआ तो क्या हम यह कह सकते हैं कि आत्मा किसी मशीन में प्रकट हो गई है? इसका उत्तर देना कठिन है, क्योंकि चेतना को साबित करने का एकमात्र तरीका बातचीत है। यदि हम किसी कृत्रिम दिमाग से पूछें कि क्या वह सचेत है और वह हमें यकीन दिला दे कि हाँ वह सचेत है, तो क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? लेकिन यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। हमें यह भी नहीं पता होता कि बाकी लोग सच में चेतन प्राणी हैं या सिर्फ जिंदा रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए सवाल उठता है, क्या हम अपनी चेतना को किसी मशीन में अपलोड कर सकते हैं? अगर चेतना केवल दिमाग का नेटवर्क है तो क्या इसे फिर से बनाया जा सकता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम इंसानी दिमाग की संपूर्ण संरचना को किसी मशीन में कॉपी कर लें तो वह मशीन भी उसी तरह सोचने और अनुभव करने लगेगी जैसे वह इंसान करता था। इसका मतलब यह होगा कि एक इंसान की चेतना को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा सकता है। यदि इस डिजिटल चेतना को किसी और शरीर में डाल दिया जाए तो क्या वह व्यक्ति वही रहेगा जो पहले था, या फिर यह केवल एक खुद की नकल मात्र होगी? यह विचार मृत्यु के बाद जीवन से जुड़े गहरे सवालों को जन्म देता है। क्या हमारी आत्मा मृत्यु के बाद भी बनी रहती है? यह प्रश्न हमेशा से धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक चर्चा का केंद्र रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना केवल न्यूरॉन्स और तंत्रिका नेटवर्क का परिणाम है। अगर ऐसा है तो क्या यह संभव है कि इसे किसी मशीन में अपलोड करके फिर से जिंदा किया जाए? या फिर क्या हमारी चेतना क्वांटम स्तर पर ब्रह्मांड में कहीं विलीन हो जाती है? कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चेतना एक प्रकार का ऊर्जा पैटर्न है जो कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि अनंत ब्रह्मांड में फैल जाती है और किसी नए रूप में प्रकट होती है। क्या आत्मा दूसरों में जीवित रहती है? हमें अपनी चेतना को समझने का एक और तरीका यह भी हो सकता है कि हम उसे एक सामूहिक प्रभाव के रूप में देखें। हमारा व्यक्तित्व केवल हमारा नहीं होता, बल्कि यह उन सभी लोगों का मिश्रण होता है जिन्होंने हमारे जीवन पर प्रभाव डाला है। भले ही कोई व्यक्ति मर जाए, उसकी यादें, विचार और भावनाएं दूसरों के दिमाग में जीवित रहती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी लेखक की किताब पढ़ते हैं तो हम उसकी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को महसूस कर सकते हैं। यह आत्मा का एक प्रकार का अमृतत्व हो सकता है। मृत्यु के बाद चेतना का अनुभव, क्या कोई दूसरी दुनिया है? कई लोगों ने मृत्यु के करीब के अनुभव के बारे में बताया है, जिनमें उन्होंने कहा कि उनकी चेतना शरीर से अलग हो गई थी। क्या यह सिर्फ दिमाग की एक रासायनिक प्रतिक्रिया थी, या फिर यह किसी उच्च शक्ति का संकेत था? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों से यह समझा जा सकता है कि चेतना किसी दूसरे आयाम में जा सकती है। अगर चेतना केवल दिमाग का एक नेटवर्क है तो शायद इसे किसी मशीन में संरक्षित किया जा सकता है। अगर चेतना क्वांटम स्तर पर काम करती है तो यह ब्रह्मांड में विलीन हो सकती है और किसी अन्य रूप में प्रकट हो सकती है। अगर चेतना सिर्फ एक प्रभाव है तो यह उन लोगों में जीवित रहती है जिनसे हम जुड़े होते हैं। आखिरकार, मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह समझना अभी भी हमारे लिए दूर की बात है, लेकिन जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे तब शायद हमें खुद ही इसका उत्तर मिल जाएगा।